आईपीएल 2026 के लिए खुल चुकी है ट्रेडिंग विंडो और लड़ाई तेज हो चुकी है संजू सैमसन के लिए। आखिर किस टीम में कितने करोड़ में जाएंगे सैमसन, चलिए आज इस वीडियो में समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1526वां एपिसोड। आज 23 जून की तारीख है। रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल में और बीसीसीआई की ऑफिशियल परमिशन के हवाले से। दरअसल दोस्तों, हमने देखा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने जब आईपीएल का खिताब जीता और अगले दिन बेंगलोर में फैसिलिटेशन सेरेमनी हुई तो दुखद 11 लोगों की जो है वो भीड़ के नहीं संभलने और भगदड़ मचने के कारण मृत्यु हो गई। ऐसी कंडीशन में बीसीसीआई सख्त हो चुका है। बीसीसीआई ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई थी जिसने फैसला सुनाया है कि भाई अगर आपको अब आईपीएल के अगले दिन या आईपीएल के एक हफ्ते बाद भी कोई फैसिलिटेशन सेरेमनी इस तरह की जीत के बाद करनी है या कोई रोड शो करना है तो पहले बीसीसीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी और इस पूरी सेरेमनी की डिटेल्स देनी पड़ेगी। आपको बता दूं दोस्तों कि अमूमन ये जो सेरेमनीज होती हैं जीत के बाद, इनमें कोई टिकट सिस्टम नहीं होता। टिकट सिस्टम नहीं होने के कारण यहाँ कितनी भीड़ आएगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की फैन फॉलोइंग गजब की है और इसका हमने नतीजा बेंगलोर के मैदान में उस दिन देख लिया। एंड दैट्स व्हाई बीसीसीआई ने कहा है कि भाई इस पर रोकथाम के लिए बीसीसीआई फैसला लेगा कि आपको ये सेरेमनी किस तरह से करनी है। भारत ने जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, भारतीय टीम जब भारत आई तो हमने देखा कि मुंबई में कितनी भीड़ जमा हो गई। उस समय भी कुछ ऐसी खबरें आई थी कि छुटपुट घटनाएं हुई है लेकिन ऐसी मेजर घटनाएं नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, दूसरी बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर भारत इंग्लैंड सीरीज के हवाले से निकल कर आ रही। भारत इंग्लैंड सीरीज तीसरे दिन का खेल की समाप्ति के बाद अब मैच बराबरी पर आकर टिक चुका है। भारत ने पहली पारी में 471 रन बनाए थे जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने भी 465 रन बनाए। इंग्लैंड जब आउट हुई तो भारत खेलने उतरी। भारत ने 90 रन बना लिए हैं और 2 विकेट खो दिए हैं। भारत इस समय लगभग 96 रनों से जो है वो लीड कर रही है। भारत को क्या करना पड़ेगा, अभी भी 2 दिन बचे हैं। बारिश आएगी लेकिन उतनी नहीं आएगी। खेल का रिजल्ट तो जरूर आएगा क्योंकि दूसरी इनिंग शुरू हो चुकी है। 2 दिन अभी भी बचे हैं तो भारत को अब क्या करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, जिस तरह की कंडीशन हमें लीड्स में दिख रही है, जिस तरह की भारत के पास एक पैनी गेंदबाजी भी है और जिस तरह की बल्लेबाजी सेंट्रिक पोजीशंस दोनों ही टीमों के पास है, भारत को एक बड़ा स्कोर यहां पर चौथे दिन लगाना पड़ेगा। जब भारत खेलने उतरेगी तो भारत की कोशिश रहेगी कि आज दिन के अंत तक खेला जाए और एक बड़ा स्कोर 500 रनों का टारगेट दिया जाए इंग्लैंड को। अगर आप 500 रनों का टारगेट या 450 500 रनों का टारगेट देते हो तो 5वें दिन फिर इंग्लैंड को यहां से 500 रन चेस करने पड़ेंगे और उस चेज में आप विकेट ले सकते हो। चौथे और 5वें दिन स्पिनर्स का रोल और अहम होगा जिससे भारत के फेवरेबल में और कंडीशंस जा सकती है। तो भारत के लिए ये टेस्ट मैच जीतने की सीधी लाइन है। लेकिन भैया पिक्चर यहां खत्म नहीं होती। अगर भारतीय बल्लेबाज आज जल्दी आउट हो गए तो ये टेस्ट मैच आप हार भी सकते हो। तो भैया अब हिंदुस्तानियों के लिए, हम सब के लिए ये चौथा दिन एक डिसाइडिंग डे रहने वाला है और 4th डे बिल्कुल मिस मत करना भाई, क्योंकि आज का दिन डिसाइड कर देगा इस पूरे टेस्ट मैच को। लाइव बनता है। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों ऐसे बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। जसप्रीत बुमराह पहले गेंदबाज बन गए जिन्होंने 150 विकेट लिए हैं सेना कंट्रीज में। इन्होंने वसीम अकरम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कल गेंदबाजी करते हुए बुमराह ने विकेट निकाले और उसके साथ ही उनके 150 विकेट सेना कंट्रीज में पूरे हो गए। वसीम अकरम 146 विकेट के साथ इस लिस्ट में नंबर 2 और अनिल कुंबले नंबर 3 पर 141 विकेट के साथ है। सेना कंट्रीज मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों में किसी भी एशियन के द्वारा ये सबसे ज्यादा विकेट है। फिर बोल रहा हूं किसी भी एशियन के द्वारा, जिसमें भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं उनके द्वारा बुमराह के वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड है। तो एक जमाना था जब पाकिस्तान, हमारा जो पड़ोसी है, उसके तेज गेंदबाजों की धाक होती थी दुनिया की क्रिकेट में, लेकिन अब बुमराह ने इस लिस्ट पर कब्जा जमा लिया है और एज ए तेज गेंदबाज बता दिया कि क्यों वो दुनिया की क्रिकेट में इतना बड़ा नाम है। तो भैया बुमराह साहब के लिए एक लाइक जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो यार एज फ्रॉड बहुत हो रहा था। हम देख रहे थे भाई कि अगर कई लोग क्या करते थे कि अंडर 13 क्रिकेट खिलाते थे अपने बच्चों को, लेकिन उनकी एज 16-16 साल होती थी। बीसीसीआई इस एज फ्रॉड से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि भाई अब कोई चारा नहीं बचा है। एक और नया नियम आ चुका है। बीसीसीआई ने नियम निकाला है कि एज फ्रॉड से लड़ने के लिए अब एज बोन टेस्ट को अलाउड कर दिया गया है। मतलब अगर किसी खिलाड़ी पर शको शुबा होता है, वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है उस पर्टिकुलर प्लेयर की एज का, तो बीसीसीआई उसकी बोन का टेस्ट कराकर ये देख सकता है कि उसकी बोन एज कितनी है और उस आधार पर उसको उस कैटेगरी में डाला जा सकता है। मतलब आप कोई भी भाई जो छोटे बच्चों का क्रिकेट है, बड़ी एज के लोग नहीं खेल पाएंगे। ये बहुत ज्यादा हो चला था और इतना ज्यादा हो चला था जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों के क्रिकेट अगर हम देखने जाते थे अंडर 13, अंडर 12, तो वहां ऐसा लगता ही नहीं था कि 10, 11, 12 साल का कोई बच्चा खेल रहा है। ऐसा लगता था भाई 18 साल के सब खेल रहे हैं। तो ये जो कंडीशन बनी थी ना, इतना ज्यादा एज फ्रॉड था और जिससे बीसीसीआई बिल्कुल तंग आ गया था और दुनिया की क्रिकेट में बीसीसीआई का नाम खराब हो रहा था। अच्छा, ये जो तंगा है ना एज फ्रॉड का, ये पाकिस्तानियों को दिया जाता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ये बहुत होता था, लेकिन रिसेंट कुछ सालों में भारत में जैसे ही आईपीएल के
कारण क्रिकेट इतना बड़ा हो चला है, क्रिकेट में इतना पैसा आया है, तो अब सभी चाहते हैं कि वो क्रिकेटर बने। और ऐसी कंडीशन में भारत में एज फ्रॉड नेक्स्ट लेवल पर चला गया था। अब बीसीसीआई ने नियम ले आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है संजू सैमसन के हवाले से। द गल्फ ने भी अब कंफर्म कर दिया है कि भैया लड़ाई तेज है, संजू सैमसन को लेने वालों की लाइनें लगी हुई है। केकेआर और चेन्नई लिस्ट में है और भाई संपर्क भी साधा जा चुका है। जी हाँ, खबर यह है कि केकेआर और चेन्नई दोनों संजू सैमसन के टच में है और दोनों ही ट्रेड कराना चाहती हैं। तो यहां से भैया चांदी सिर्फ एक बंदे की होगी, वो है संजू सैमसन, क्योंकि केकेआर की टीम को भी एक कप्तान की आवश्यकता, और ऐसा भारतीय कप्तान जो कि विकेट कीपर भी हो आपको मिलेगा नहीं। और अजिंक्य रहाणे आपके लिए वो ऑप्शन अगले साल नहीं रहने वाले। केकेआर कप्तान चाहिए ही चाहिए आज की डेट में। सेम कंडीशन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की भी है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ क्या हुआ हम सबने देखा, धोनी को फिर कप्तान बनना पड़ा, और धोनी एक ऐसे साउथ इंडियन प्लेयर को लाना चाहते हैं चेन्नई में जो कि उनके ही जैसा रोल निभाता हो। और बड़ी चीज सोने पर सुहागा यह है कि वो साउथ इंडिया से ही आता हो, तो लोकल ब्रांड वैल्यू में चेन्नई को फायदा होगा। तो भविष्य में अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है संजू सैमसन। अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूंगा तो ऋषभ पंत को भी ये लोग चाहेंगे, लेकिन ऋषभ पंत का आना बड़ा मुश्किल है। ऋषभ पंत दिल्ली को जिस तरह से छोड़ के गए, लखनऊ में जो हुआ, अब लखनऊ के मालिकों के बयान बदल गए हैं। मेरे हिसाब से लखनऊ पूरी कोशिश करेगी कि भाई ऋषभ पंत को रखा जाए, क्योंकि भविष्य किसने देखा, पता चला अगला सीजन ऋषभ पंत बहुत अच्छा कर रहा है। एंड दैट इज वाई भाई सैमसन, अब ऋषभ पंत क्योंकि थोड़े से मुश्किल है लेना, सैमसन एक बहुत ल्यूक्रेटिव डील बन चुकी है। और इसी से जुड़ी हुई छठवीं बड़ी रिपोर्ट है, सैमसन चूज करेंगे कि उन्हें कहां जाना है, क्योंकि अब दो टीमों की इंक्वायरी संजू सैमसन के पास है। ऐसी कंडीशन में संजू सैमसन के पाले में गेंद है। संजू सैमसन यहां से अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। पिछले साल राजस्थान रॉयल्स की टीम 18 करोड़ रुपए उन्हें दे रही थी, लेकिन यहां से वो मांग कर सकते हैं 20 से 25 करोड़ रुपए से, और जो ज्यादा देगा उसमें वो चले जाएंगे। देखो कोई भी लॉयल्टी उनकी दोनों ही टीमों के साथ नहीं है। राजस्थान रॉयल्स में भी उनको जो थोड़ी सी पूछ परख थी वो कम हुई है। ऐसी स्थिति में संजू सैमसन यहां से अपना हित देखेंगे और जो ज्यादा पैसा देगा वो उसमें जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें 25 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं, और डिजर्विंग है संजू सैमसन। आपको एक भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज मिलता है जो भारतीय टीम खेले ही एक प्रकार से इंडिया का इंटरनेशनल स्टार है, और फॉर्म तो लाजवाब है, इंडियन बंदा है, और आपको कप्तानी भी कर देगा। तो ऐसे खिलाड़ी मिलते नहीं है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात कर लेते हैं। तो अब तक कुल 20 में से 13 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है 2026 में भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। कल मैंने बताया था कनाडा क्वालिफाई किया है। अब उसके बाद फाइनल लिस्ट अभी जो 13 की टीमों की वो देख लेते हैं। इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, यूएसए, आयरलैंड और कनाडा, ये वो 13 टीम है जो कि कंफर्म हो चुकी है 2026 में भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। अभी भी 7 स्पॉट खाली है। दुनिया भर में कॉन्टिनेंटल क्वालिफायर्स चल रहे हैं। अफ्रीका के अपने क्वालिफायर्स हैं, एशिया के अपने क्वालिफायर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया के अपने क्वालिफायर्स हैं, इधर यूरोप के अपने क्वालिफायर्स चल रहे हैं। और इन क्वालिफायर्स के एंड होने के बाद बची हुई टीमें भी जो है हमें पता लग जाएगी जो कि T20 वर्ल्ड कप में जाने वाली है। लाइव बनता भैया T20 वर्ल्ड कप के लिए। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट सौरव गांगुली के हवाले से निकल कर आई है। सौरव गांगुली ने कल एक बहुत विस्फोटक बयान दिया, और इस बयान के सामने आने के बाद सवाल तो उठता है। सौरव गांगुली जो कि पहले बीसीसीआई के हेड रह चुके हैं, आईपीएल में सब कुछ निभा चुके, सारा कारभार कर चुके, अभी इस समय क्रिकेट से दूर है, लेकिन कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय टीम का कोच बनना है। उन्होंने इच्छा जताई है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, लेकिन वो तैयार है भारतीय टीम का कोच बनने के लिए। राइट नाउ गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच है, और आने वाले 4 सालों तक मुझे नहीं लगता गौतम गंभीर कहीं जाएंगे। लेकिन जब अगले कोच की जो है वो हमें वैकेंसी दिखेगी तो उसमें अब गांगुली का नाम बहुत आगे हम देखेंगे। देखो यार, भारतीय टीम का कोच एक गर्व की बात तो है ही, एक बहुत ही लुक्रेटिव डील है। आपको 10 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं हेड कोच की पोजीशन के लिए, और इस पोजीशन में आपको 10 करोड़ रुपए के साथ साथ सारे अलाउंस मिलते हैं। आप दुनिया भर में ट्रैवल करते हो, भारतीय टीम के साथ ट्रैवल करते हो, और आपका प्रोटोकॉल एज ए कोच भारतीय टीम के हर खिलाड़ी से एक पायदान, एक लेवल ऊपर होता है। तो ये जो पोजीशन है ना, ये बहुत लुक्रेटिव पोजीशन है, और गांगुली को ये सब कुछ दिख रहा है। गंभीर भी ऐसे ही नहीं गए भाई इस पोजीशन में। प्लस अब क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी बीसीसीआई जो है वो साइड कर चुका है, हमने देख लिया है, रिटायर करवा चुका है 2 फॉर्मेट से, यहां से कोच का रोल काफी अहम हो जाता है। कोच अब डायरेक्ट कनेक्शन है बीसीसीआई और खिलाड़ियों के बीच, और अब कप्तान की ना सुनकर कोच का रोल बहुत अहम है, और गंभीर जो चाहते थे वो हो गया है, और अब इसीलिए गांगुली भी तैयार है, और अभी तो बहुत लोग तैयार होंगे। आगे बढ़ते 9वीं बड़ी रिपोर्ट की 9वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो बिग बैश लीग के ड्राफ्ट की प्रक्रिया में कुछ नाम सामने आए हैं। बाबर आजम सिडनी में गए हैं, ओवरटन जो जिमी एवर्टन है वो गए हैं एडिलेड की टीम में, रिजवान गए हैं मेलबोर्न रेनेगेट्स की टीम में, शाहिन शाह अफरीदी ब्रिस्बेन में गए। इन चारों खिलाड़ियों को 3-3 करोड़ रुपए सालाना ऑफर किया गया है बिग बैश लीग के द्वारा। इस बार बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इजाजत मिल गई थी, हालांकि ये तो वैसी दुनिया की लीग खेलती थी, लेकिन बिग बैश खेलने की भी इजाजत दे दी गई थी इनको। ऐसा इसलिए भी किया गया था क्योंकि बिग बैश लीग तुरंत पहले हो रही है T20 वर्ल्ड कप के, और इन खिलाड़ियों का फॉर्म देखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा किया था। अब हमारे पड़ोसियों के पास खुद की तो ऐसी कोई लीग है नहीं, जैसे हम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और IPL करा लेते हैं और हम सब कुछ जांच लेते हैं।
इसलिए इन्होंने बीबीएल भेजा। अब बड़ी रिपोर्ट ये नहीं है कि बीबीएल भेजा, बड़ी रिपोर्ट ये है कि 3 करोड़ सालाना मिल रहे हैं और इन 3 करोड़ रुपए के प्राइस को सुनकर ये सारे प्लेयर्स पागल हो चुके हैं। हालांकि हमारे यहाँ एक डोमेस्टिक खिलाड़ी को आईपीएल में इतने पैसे मिल जाते हैं। अगर मैं बड़े खिलाड़ियों की बात करूं तो भारत में बड़े खिलाड़ियों की कीमत तो आसमान छू रही है, हम सबको पता है। आईपीएल के लिए एक लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, 10 बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया बीसीसीआई ने कर दिया कंफर्म, भारतीय टीम जाएगी 100% बांग्लादेश और इसको लेकर कल कंफर्मेशन रिपोर्टेडली आया है। ओडीआई सीरीज का शेड्यूल भी आ चुका है। पहला ओडीआई मैच 17 अगस्त को मीरपुर, दूसरा ओडीआई मैच 20 अगस्त को मीरपुर और तीसरा ओडीआई मैच 23 अगस्त को चिटगांव में होगा। आपको बता दूं दोस्तों कि भारतीय टीम ओडीआई क्रिकेट में अभी भी रोहित शर्मा की कप्तानी में जाएगी। हालांकि खबरें कुछ उड़ती आ रही हैं कि रोहित को इस सीरीज में रेस्ट दिया जा सकता है और श्रेयस अय्यर जो है भारतीय टीम की कप्तानी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या ये रेस्ट कहीं उनको रिटायर करने की तैयारी ना हो, क्योंकि रोहित शर्मा कह चुके हैं कि उन्हें 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक खेलना है। लेकिन बीसीसीआई के अधिकारी में एक वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और बीसीसीआई नहीं चाहता है, ना रोहित की चाहता है ना विराट की चाहता है। अब बीसीसीआई क्या चाहता है ये तो भगवान जानता है, लेकिन जो भी चाहता है वो भारतीय क्रिकेट के पक्ष में बिल्कुल नहीं चाहता और बीसीसीआई ये जितनी भी चाहते हैं ये फैंस को तो पसंद नहीं आ रही। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है। अपनी राय नीचे लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी भाई नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।